हाँ जी, आगे देखते हैं नेक्स्ट, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है और सर्टिफाइंग अथॉरिटी के बारे में पढ़ा है ना। अभी हम लोग थर्ड एजेंसी, थर्ड अथॉरिटी एक और देख रहे हैं, हु इज नोन एज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। अच्छा, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एडजुडिकेशन? एडजुडिकेशन मीन्स टू आइडेंटिफाई, टू एडजुडिकेट मीन्स टू आइडेंटिफाई और टू इन्वेस्टिगेट इज एडजुडिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करना है? क्राइम, है ना। तो जहां पर आपको ऐसा लगता है कि कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो उस केस में बेसिकली ट्रिब्यूनल क्या करता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है। वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर सारी इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है और उसके बेसिस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है जिस भी अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट किया है ना। सो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का मेन काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना। ये पुलिस ऑफिसर नहीं होता है। जब बहुत बार हम लोग इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज करते हैं ना, तो अपने दिमाग में वो पुलिस ऑफिसर की इमेज आ जाती है। ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, है ना। तो वो लोग सिविल क्रिमिनल लॉ की हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर रीडिंग अ स्पेशल लॉ। तो यहाँ पर आप किसी को स्पेसिफिकली अपॉइंट करते हैं, ऑथराइज करते हैं कि तुझे सारा के सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है। ही इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। चलिए देखते हैं जरा, लैंग्वेज थोड़ी सी वियर्ड है ना, कुछ नए नए वर्ड्स हैं, मीनिंग लिखते जाना जहाँ कन्फ्यूजन हो आपको ना। फॉर द पर्पज ऑफ जजिंग वेदर एनी पर्सन हैज कमिटेड अ कॉन्ट्रवेंशन, कॉन्ट्रवेंशन मीन्स ब्रीच, मतलब जहां पर आपको ऐसा लगता है कि किसी इंडिविजुअल ने कोई प्रोविजन लॉ का ब्रीच किया है ना। सो उस केस में कौन अपॉइंट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। पावर्स किसके पास है अपॉइंट करने के? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हाँ, शैल अपॉइंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। सो किसको आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना सकते हो? जैसे डायरेक्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन इक्विवेलेंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का के किसी ऑफिस में डायरेक्टर लेवल की जो पोजीशन होल्ड कर रहा है, या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जो डायरेक्टर लेवल की पोजीशन होल्ड कर रहा है, उसे आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना सकते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का मेन काम क्या, मेन पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन, है ना। बेसिकली वो इंक्वायरी करता है कि सच में वो क्राइम जो भी एलिजिड है, मतलब जिसके ऊपर आपने ब्लेम लगाया, वो क्राइम सच में हुआ है या नहीं हुआ है ना। अच्छा, वर्ड्स कुछ सुने होंगे हमने, अक्यूज्ड, एलिगेशन, क्या मतलब होता है? अक्यूज्ड मतलब हाँ, जिसके ऊपर शक है, बोलते हैं ना हम लोग, उसको अक्यूज्ड बोलते हैं। मतलब जिसके ऊपर डाउट है, जिसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसे आप बोलते हैं अक्यूज्ड। एलिगेशन मतलब कोई ब्लेम, किसी ने मर्डर किया तो यू एलिजिड समवन, मतलब आपने बेसिकली किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई तूने मर्डर किया है, और जिसके ऊपर डाउट है उसे आप बोलते हैं अक्यूज्ड, राइट। जो क्राइम हुआ है उसे आप बोलते हैं एलिगेशन, कि अंडर व्हाट सेक्शन आप उसको चार्ज कर रहे हो। आगे चेक करना। अब वो क्या करता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर आप हमेशा जो दूसरी पार्टी, मतलब जिसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अगर आप एस्टैब्लिश कर पाओगे उसने सच में क्राइम किया, यू ऑलवेज लेंड हिम एन अपॉर्चुनिटी, आप उसको एक चांस देते हो कि उसे अगर अपने सपोर्ट में कुछ बोलना हो तो। अब जैसे मूवीज में आपने देखा होगा कोर्ट सिस्टम जो टिपिकली पिक्चरों में बताते हैं, डोंट रियली इमेजिन दैट एज अ रियल सीन। वो रियल लाइफ में नहीं होता वैसे, इट्स प्योरली रियल। तो रियल लाइफ में वैसा कुछ नहीं होता जो कोर्ट सिस्टम आप मूवी में देखते हैं। बट हाँ, एक चीज़ जो ज़रूर होती है, कौन सी मूवी आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएटली वैसे ही देखा होगा? गर्व। रुस्तम में भी काफ़ी कुछ दिखाया, लेकिन रुस्तम में ना कोर्ट का स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, उसमें एक्चुअली अलग तरीके की जुडिशरी बताई जो पहले होती थी। गर्व देखी? गर्व सलमान खान वाली, है ना। नो, नॉट सी। डूब मरो, डूब मरो मतलब डाई, अगर नहीं देखे तो। अब जिसने देखी होगी वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं देखी घर जाके देखना आज। तो उसमें ऐसा कुछ बताया हुआ है कि वो 12-15 लोगों को एक साथ सबको उड़ा देता है ना। और एकदम क्लियर कट है, एविडेंट है कि उसी ने सबका मर्डर किया है, वो सबको मार डालता है। तो जज अपना डिसीजन दे रहा है, ही इज़ प्रिसाइडिंग ओवर द मैटर, और वो डिसीजन दे रहा है अपना। और डिसीजन देने के पहले वो सलमान खान को बोलता है कि अगर आपको अपने सपोर्ट में कुछ बोलना है तो आपके पास ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। और वो कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि मैंने किया है सारा के सारा, वो जितने भी मर्डर्स थे सब मैंने किए हैं, 13-14 मर्डर्स रहते हैं सब मैंने किए, राइट। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दी आपने, और उसके बेसिस पे उसके बाद जज जो भी उसका डिसीजन है वो प्रोनाउंस कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि भाई जो भी उसको सज़ा देनी, फांसी की देनी, आजीवन कारागार, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी देनी है XYZ। तो बताने का पर्पस क्या है कि जब भी आप किसी के अगेंस्ट कोई जजमेंट देते हो, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मतलब
आप उसे पहले एक चांस दोगे और उसके बाद ही आप उसको पनिश करते हो, डायरेक्टली आप उसे पनिश नहीं करोगे। मतलब अगर वो अपने सपोर्ट में कुछ बोलना चाहे तो वो ज़रूर बोल सकता है ना, इस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट। तो यहाँ पर सेम चीज़ बता रहे हैं कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल आफ्टर गिविंग द पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर मेकिंग रिप्रेजेंटेशन इन द मैटर, है ना, मतलब उसको एक चांस देते हो कि अगर वो अपने सपोर्ट में कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है, इफ़ नथिंग फिर आप उसके अगेंस्ट जो चार्ज लगाना चाहो लगाओ, और फिर आप जो पनिशमेंट उसको देना चाहो आप दे सकते हो, है ना। यार ये ना जितना भी टेक्स्ट है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिखवा देता हूँ, आपको ना बिल्कुल एक फ्लो में याद रहेगा वो लाइक अ स्टोरी, नहीं तो ये लैंग्वेज में थोड़ा भटकोगे इसमें। अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, पहले समझ लो पूरा क्या है ना। आगे देखना, यहाँ पर ये क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं कि किसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बना सकते हैं। देयर सेइंग जिसके पास आईटी का लीगल जुडिशियल एक्सपीरियंस है उसे आप बेसिकली एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बना, मतलब जिसको इस फील्ड का नॉलेज है उसे आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर ना ऐसे लिख लेना साइड में, हु कैन बी अपॉइंटेड, वो यहाँ पर दिया हुआ है आपको। अच्छा, पूरे भारत के लिए एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाना ऐसा है क्या? नहीं, आप मल्टीपल बना सकते हो, बनाओ। तो जहां आपने एक से ज़्यादा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया, आप सबका रोल क्लियरली स्पेसिफाई कर दो कि तेरा क्या काम क्या है, तेरा काम क्या है, तेरा काम क्या है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में यही बनाया, रोल। रोल भी कौन डिसाइड करेगा? दिस इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट। पावर्स, रोल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कौन बताता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जजमेंट है, इज दैट फाइनल? मतलब वो आपको मानना पड़ेगा क्या? वो क्या है? कोर्ट का जजमेंट मानना पड़ता है। क्यों? हाँ, ये पूछने वाली बात है क्या सर? तो ऑब्वियसली बचपन से ऐसे ही बताया हमको, प्रॉपर जस्टिस मिलता है। ओके, इसलिए हाँ, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है सेंटेंस, मतलब डाउटफुल है। हाँ जी, क्यों मानना पड़ता है कोर्ट का जजमेंट? लॉ में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। कौन से लॉ में लिखा हुआ है? हाँ जी, आईपीसी डील्स विथ क्रिमिनल लॉ सर, उसमें क्राइम क्या है वो लिखा हुआ है, बट सच कोर्ट के पावर्स नहीं लिखे हैं। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का गठन लिखा हुआ है। सो हाउ डू यू फॉर्म एन एस्टैब्लिश जुडिशरी इज स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जुडिशरी के पावर्स नहीं है। हाँ जी, और हाँ जी, सॉवरेन। अच्छा, वो प्रियम्बल के हिसाब से आप बता रहे हो, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, वो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है। अच्छा, तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा ना। हाँ, और कोई थॉट? है जी, इस पुलिस अ लीगल अथॉरिटी, इस पुलिस अ लीगल अथॉरिटी। हाँ जी, दोनों पार्टीज का सुन के इसलिए मानते हैं हम लोग, और आपके अगेंस्ट आ गया जजमेंट तो फिर भी मानोगे? नो। हाँ, बिल्कुल बेसिक, ये हर इंसान को डाउट रहता है एक्चुअली में। और कोई लास्ट, एनीवन? डन? ओके, सुनना। अच्छा, पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन समझना। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने क्या किया? बॉडीज बनाई कि आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर्म किया, आपने हाई कोर्ट फॉर्म करना है, आपने सुप्रीम कोर्ट फॉर्म करना है, आपने ट्रिब्यूनल्स फॉर्म करना है। तो ये तो बॉडी बन गई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब इस बॉडी को आपको पावर्स देने थे। पावर्स अपने यहाँ पर जितने भी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स हैं, इनको पावर्स आते हैं दो कोर्ट से, एक है सीपीसी, एक है सीआरपीसी। सीपीसी इज सिविल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, है ना। ये सब आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे, अभी आपके फाउंडेशन सिलेबस में नहीं है। तो सीपीसी के हिसाब से जितने भी आपके सिविल कोर्ट्स हैं, इन्हें पावर्स मिले। और इस लॉ में, इस कोड में ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रोसीजरल लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट ने जजमेंट दिया तो आपको मानना ही पड़ेगा, अगर आपने नहीं माना सो दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट की आप इंसल्ट कर रहे हो, तो उसके लिए और पनिशमेंट आपको हो सकती है, राइट। अच्छा, सीआरपीसी में पावर्स मिले क्रिमिनल कोर्ट्स को, है ना। सीपीसी में पावर्स दिए आपने सिविल कोर्ट्स को, सीआरपीसी में आपने पावर्स दिए क्रिमिनल कोर्ट को। और इसके अकॉर्डिंगली जो भी कोर्ट का जजमेंट है, राइट, वो आपने वर्ड सुने होंगे ना, न्यायाधीश, न्यायालय। तो क्या ये सब डिफरेंस क्या है? अच्छा, जज, मजिस्ट्रेट, क्या डिफरेंस है?
जज मजिस्ट्रेट, जज इज न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट इज दंडाधिकारी. तो हाँ जी, क्रिमिनल लॉ में मजिस्ट्रेट होता है और सिविल लॉ में जज होता है. ट्रू. जो मेन सबसे बड़ा डिफरेंस है ना मजिस्ट्रेट और जज के बीच में, क्रिमिनल साइड आप सारे के सारे मजिस्ट्रेट देखते हो, सिविल साइड आप सारे के सारे जजेस देखते हो. तो खैर बहुत सारी, अभी अपन सिविल प्रोसीजर की बात नहीं करते, बट एनीवे जो पावर्स आए वो कहाँ से आए? सीपीसी से और सीआरपीसी से. ठीक है. अच्छा, अब जैसे कोर्ट का जजमेंट बाइंडिंग होता है, ओके, वैसे ही एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जजमेंट भी बाइंडिंग होता है. मतलब अगर आपको कोर्ट का ऑर्डर मानना है तो आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का भी ऑर्डर मानना है. अगर आपने नहीं माना, सो दैट अगेन अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मतलब आपने इंसल्ट किया, उसके लिए अगेन यू कैन बी पनिश्ड. ठीक है. अच्छा, इज द जजमेंट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर बाइंडिंग? नो. पुलिस ऑफिसर का जजमेंट नहीं मानना पड़ता. नो. वो सिंघम इतना मारता पीटता, उसको कोई फायदा नहीं है. नो. अच्छा, आपने जैसे वो रिमांड होती है ना, पुलिस स्टेशन बंद कर कर धो देते हैं एकदम तरीके से, है ना. तो रिमांड पे किसी इंसान ने क्राइम कमिट कर लिया, उसने बोला कि हाँ साहब मैंने मर्डर किया. फिर उसको कोर्ट के सामने लेके जाते हैं. जैसे ही मजिस्ट्रेट के सामने जाता है अपना सेंटेंस बदल देता है, बोल देता है कि मैं तो मर्डर नहीं किया. फिर पुलिस वाला एकदम गुस्से में आ जाता है. हाँ, फिर वो जाता है विटनेस बॉक्स में, बोलता है नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, इसने मेरे सामने बोला था कि इसने मर्डर किया है. और बाद में जाके उसने सेंटेंस बदल लिया अपना. इज ही लायबल? नो. मतलब उसने पुलिस वाले के सामने जो भी स्टेटमेंट बोला उसका कोई महत्वता नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. नो रेलेवेंस एट ऑल. हाँ जी. पुलिस स्टेशन में दिए गए स्टेटमेंट्स एडमिसिबल नहीं होते. अच्छा, आप उसको एविडेंस के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हो. ओके. पुलिस स्टेशन में सेंटेंस दिया तो सिग्नेचर लिए जाते हैं. ओके, सिग्नेचर कर दिया मैं, अब बाइंडिंग है क्या? एस्टॉपल है तो होगा. ओके, चलो, बहुत सारे अलग अलग परम्यूटेशन अब आप सोचना चालू करोगे. ये सब आप वो कहाँ से आ रहा है मेरे को समझ में आ रहा है, वो जो आप हाँ मूवीज में देखते हो ना, बस उधर का ज्ञान आप इधर छाप रहे हो और कुछ नहीं है ना. तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, एनी स्टेटमेंट विच इज मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज नेवर एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ. इट इज नॉट एडमिसिबल फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. वाई? कोर्ट इज अ जुडिशियल बॉडी. पुलिस is an administrative body, so they do not form part of judiciary at all, right? उनको वो न्याय देने का, राइट, जस्टिस करने का राइट है ही नहीं. उनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेट करने का है, राइट. सो इट इज बेसिकली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी. और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के सामने हमने कुछ भी बोल दिया कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट उनके सामने कोई सेंटेंस भी बोला ना आपने तो उसको आप विटनेस के फॉर्म में भी यूज नहीं कर सकते हो. तो ये सारे के सारे लिमिटेशंस होते हैं. इसलिए आपने पुलिस स्टेशन में कुछ भी बोला कोई फर्क नहीं पड़ा. आपने वहाँ पे झूठ भी बोल दिया, मजिस्ट्रेट के सामने आया, पता है वहाँ सच बोलने गए और तो और धुलाई पिटाई हो जाएगी. यहाँ आके आपने फिर सेंटेंस बदल दिया, स्टेटमेंट बदल दिया, बिल्कुल दौड़ता है, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, बहुत बार आपने शायद मूवीज में अगर देखा हो किसी में, मजिस्ट्रेट को बुलाते हैं पुलिस के सामने ही और रिमांड चलती रहती है, मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हुआ है, राइट, एंड इट इज अंडर हिज फ्री विल. तो उस केस में उसको आप एडमिसिबिलिटी मानते हो, मतलब उस केस में आप उसको एडमिशन के फॉर्म में यूज कर सकते हो. बाकी सिर्फ पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस ऑफिसर के सामने आप कोई स्टेटमेंट बोला तो कोई मतलब है ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस जीरो है. फिर आपने भले ही कमिश्नर या आईजी के सामने बोला, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना. ठीक है, चलिए लिख ले थोड़ा सा, लिखो. हाँ, ये पॉइंट्स पर देख लेना. एवरी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शैल हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट विच आर कन्फर्ड ऑन दी अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने को आगे पढ़ना है. लिखो, क्या लिखोगे? शॉर्ट में लिखना. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर्स टू अपॉइंट. मैम कहीं लिख लीजिए, घर जाके फिर इसमें लिख लीजिएगा. हैज पावर्स टू अपॉइंट adjudicating officer, has powers to appoint adjudicating officer dash not below the rank of director, central government or state government,
डायरेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, डन. Second, central government has powers to appoint more than one adjudicating officer, more than one adjudicating officer. AO means adjudicating officer. AO shall have powers to. Adjudicating officer shall have powers to. No, sorry. Shall have experience. Shall have experience in the areas of IT, law, judiciary. In the areas of IT, law, judiciary. Next, decision of AO final and binding. Final and binding, as powers are same as that of civil court. Same as that of civil court. Last, adjudicating officer shall investigate and give decision. Investigate and give decision after giving an opportunity of being heard to the accused. ACCUSED, accused. To the accused. ये लिख लेना एक्चुअली, ये सिर्फ आप ये भी पढ़ लोगे ना तो दैट्स गुड, दैट विल कवर एवरीथिंग, है ना. बहुत ही समराइज्ड फॉर्म में सब कुछ कवर किया हुआ है. डन. चलो आगे देखना. फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, है ना. मतलब वो जजमेंट देता है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा. चेक करो, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स है. द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर एडवांटेज, मतलब कितना फायदा मिला, वो जो भी उसने हैकिंग किया है, कोई दूसरा साइबर क्राइम किया, उसकी वजह से उसको कितना फायदा मिला. सेकेंड दे सेइंग द अमाउंट ऑफ लॉस, जो दूसरी पार्टी मतलब सफरिंग पार्टी है उसको कितना लॉस उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की वजह से हुआ है. एंड थर्ड दे सेइंग रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट. व्हाट डू यू मीन बाय रेपिटेटिव नेचर, कितना फ्रीक्वेंटली आपने एक्चुअली में वो क्राइम किया है ना, इस रेपिटेटिव नेचर. तो एक पार्टी को कितना फायदा हुआ है, दूसरे को कितना नुकसान हुआ है, और कितना फ्रीक्वेंटली आपने वो सेम एक्टिविटी रिपीट किया है ना. सो ये फैक्टर्स दे विल टेक इनटू कंसिडरेशन. आगे देख लो, नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑफ द कंट्रोलर. अच्छा, अब इसमें नॉन कंप्लायंस इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे आपने पढ़ा था ना कि कंट्रोलर आपने बनाया, कंट्रोलर है सुप्रीम पावर्स अंडर साइबर लॉस, है ना, आईटी एक्ट में. कंट्रोलर के नीचे सर्टिफाइंग अथॉरिटी काम करती है. तो अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर कोई यूजर अगर किसी भी तरीके कोई डिफॉल्ट करता है और अगर वो कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता तो उस केस में कंट्रोलर उसको किस एक्सटेंट तक पनिश कर सकता है, ये यहाँ पर दिया हुआ है. तो अब यहाँ पर नहीं, ये पेनल्टी वाला कुछ पार्ट है, कहाँ गया. हाँ, अब ये ना पूरी गोदागादी है कि वो क्या पाप कर सकता है ना. 5 मिनट है ना. हाँ, तो ये यहाँ पर पूरी कहानी दी हुई है. आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको पनिशमेंट ध्यान में रखना है. ये वाला पॉइंट चेक कीजिए जरा एक बार. एनी पर्सन हु फेल्स टू कंप्लाई विथ सच ऑर्डर shall be guilty of an offense and shall be liable
ऑन कॉन्विक्शन टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, तो जेल कितने साल की है? 2 साल की, और टू अ फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹1 lakh और बोथ, है ना? तो या तो 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए का फाइन, या फिर दोनों हो सकता है। ये कौन से केस में? नॉन गवर्नमेंट, जब आपने कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शंस नहीं माने, है ना? और किसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता है वो? सर्टिफाइंग अथॉरिटी या फिर कोई एंड यूजर है। अगर उसको इंस्ट्रक्शंस दिया और अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया तो ये उस केस में पनिशमेंट है। कितनी पनिशमेंट है? 2 साल की जेल, या फिर 1 लाख रुपए फाइन, या फिर बोथ, है ना? दोनों है। बस इतना ध्यान रखना है इसमें, ठीक है? हाँ, नहीं, यू वांट टू कम बेबी? ओके, चलो बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।